हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इनऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्तों आज हम बहुत ही फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री। अगर आपने एएमई बीटेक के लास्ट 20 ईयर के अगर क्वेश्चन लगाए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा एएमई बीटेक में ब्लॉक केमिस्ट्री से ही दोस्तों केवल 8 से 9 सवाल पूछे जाते हैं। मतलब टोटल इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन दोस्तों 17 आते हैं, उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन इंडिविजुअल ब्लॉक केमिस्ट्री से ही आते हैं। मतलब 50% पोर्सन आपका ब्लॉक केमिस्ट्री से पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाला, आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में बताऊंगा और कुछ टॉपिक आपको ऐसे भी बताऊंगा जहां से प्रोबेबिलिटी है इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आने की। उन टॉपिकों पर भी मैं आपके टिक लगवाऊंगा कि आप इनका एक बार एग्जाम में जाने से पहले एक बार रफ रिवीजन जरूर रखना, ठीक है। मैंने लास्ट 20 ईयर के सारे ब्लॉक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आज हम लोग एस ब्लॉक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं पी ब्लॉक कराऊंगा और एक वीडियो और आएगी जिसमें हम डी और एफ ब्लॉक के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फ्रेशली दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक के क्वेश्चन। देखो एएमई बीटेक ने दोस्तों 2001 में पहला क्वेश्चन पूछा, विच एल्कली मेटल एक्ट एज न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। तो देखो मैं आपको बताऊं कि एस ब्लॉक के मेटल की क्या होती है, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंस होती है। एनसीईआरटी में बाकायदा इसके ऊपर 2-4 लाइनें लिखी हुई हैं। देखो प्लांट के लिए जो मेटल जरूरी होता है वो होता है आपका पोटेशियम। ये पोटेशियम प्लांट में रूट फॉर्मेशंस की क्या करता है, काम करता है। और इस पोटेशियम के ही कुछ कंपाउंड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, एज अ फर्टिलाइजर क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो ये जस्ट लर्न क्वेश्चन था कि प्लांट की ग्रोथ में कौन काम करता है, न्यूट्रिएंट की तरह वो आपका पोटेशियम क्या करता है, काम करता है। सेकंड नंबर का दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। देखो दोस्तों एस ब्लॉक में क्या है, एक सेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि एस ब्लॉक के कंपाउंडों से भी ये क्या करता है, क्वेश्चंस क्या करता है, पूछता है। उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। उनके प्रोडक्शन में जो जो चीजें यूज हुई होती हैं उन सेल्स का क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कास्टनर कैनल सेल, नेल्सन सेल, सोल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस। इनसे डायरेक्ट एएमई बीटेक क्या करता है, पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछता है। आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तो डिटेल में सब चीजों को बताऊंगा। अब देखो इसने कहा कि NaCl का, फ्यूज्ड NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस दोस्तों सोडियम की प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। इसको हम मेटलर्जी में भी पढ़ते हैं कि सोडियम का जो हम अगर एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं तो सोडियम का एक्सट्रैक्शन किससे करते हैं, फ्यूज्ड NaCl का क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो जस्ट लर्निंग पार्ट से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और वहीं पे टॉपिक पढ़ते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, तो जो एजेंट है, मैं बता के चलता हूँ, जो एजेंट है उसका दूसरे पे एक्शन होगा। कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसकी क्या टेंडेंसी होगी, दूसरे का क्या करने की, रिडक्शन करने की। अब देखो दोस्तों दूसरे का रिडक्शन तब करेगा जब इसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, खुद का क्या करे, इलेक्ट्रॉन लूज। इसका मतलब जो इसमें से सबसे आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वही सबसे अच्छा क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि जो सबसे आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने के लिए दे देगा तो दूसरे का रिडक्शन कर देगा और खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो कैसा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इनमें से मैंने जज किया, मैग्नीशियम है, रूबिडियम है, सोडियम है और क्या है, पोटेशियम है। अब मैंने आप लोगों को ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है, जबकि जब भी आप ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो सबसे पहला ग्रुप है आपका हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। अब मैंने आपसे कहा था टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की टेंडेंसी और अच्छी होती जाती है। इसका मतलब मैंने देखा मैग्नीशियम ऊपर है, सबसे नीचे कौन सा है, सबसे नीचे है आपका रूबिडियम। इसका मतलब रूबिडियम की टेंडेंसी बहुत अच्छी है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, आसानी से लूज कर दे। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, रूबिडियम। और तो सारे ऊपर ऊपर के हैं, तो सबसे नीचे क्या है, जो सबसे नीचे मेटल प्रेजेंट होगा वो उतना ही अच्छा क्या हो जाएगा दोस्तों, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, इन कास्टनर कैनल सेल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेंशन भी कर दिया कि कास्टनर कैनल सेल की जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सेल के अंदर, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बस इसमें पूछा कि एनोड इज मेड अप ऑफ व्हाट। अगर दोस्तों आपने कास्टनर कैनल सेल देखा हो तो आपको पता होगा वहाँ पर जो एनोड आपका बना होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। टीचर्स बार बार क्लास में बताता है कि कैसे बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। उसके बाद भी दोस्तों आप छोटी छोटी बातें और याद रखो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कि आप जो है इस क्वेश्चन को ऊपर से मिटा देता हूँ इन सबको, कि आप एक बार इन प्रोसेस पर नजर रखो सब पर। आप सबसे पहला प्रोसेस लो, कास्टनर केल्नर सेल। एक होता है आपका नेल्सन सेल, ठीक है। एक आपका होता है सोल्वे अमोनिया सोडा लाइम प्रोसेस। देखो
ये दोनों के दोनों जो प्रोसेस आपके यूज होते हैं वो NaOH के लिए यूज होते हैं। NaOH का क्या करते हैं हम, प्रोडक्शन करते हैं। NaOH की क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसमें हम इन दोनों सेलों का यूज करते हैं। इसको भी याद रखना, ये पूछ लिए सॉल्व अमोनिया सोडा लाइम प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, Na2CO3 के लिए यूज होता है। तो थोड़ा थोड़ा सा आप लोग प्रोसेस पर भी अपनी क्या रखना, नज़र रखना। इसका रॉ मटेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है जिससे किसकी फॉर्मेशन होती है, Na2CO3 की फॉर्मेशन होती है। दोनों सेलों को याद रखना दोस्तों, इसको याद रखना। इसमें जो रॉ मटेरियल है इन दोनों की दोनों सेलों में, वो रॉ मटेरियल है आपका एक्वस NaCl, या इसी को कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल आप लोग याद रखना। कास्टनर, केल्नर सेल और नेल्सन सेल के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो है आपका ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ NaCl या एक्वस NaCl। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही अच्छा डायरेक्ट टिक से क्वेश्चन पूछा गया कि भैया आपका एनोड किसका बना होता है, तो एनोड आपका बना होता है ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन AME BTech ने पूछा, विच ऑफ द एल्कली मेटल इज स्मॉलेस्ट इन साइन। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन होगा जिसको पीरियोडिक टेबल भी आती है कि हली नागी रब से फरियाद में दोस्तों हमने आपको बताया टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो जो सबसे ऊपर है उसका साइज क्या होगा, सबसे छोटा। तो स्मॉलेस्ट साइज किसका हो जाएगा, आपका लिथियम। सिंगल लाइन क्वेश्चन है। द फॉर्मूला ऑफ सोडियम जियोलाइट, यार इसको तो डायरेक्ट याद ही रखना, लर्निंग क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, Na2Al2Si2O8। एल्यूमिनियम के जो सिलिकेट्स होते हैं ना वो आपके जियोलाइट फॉर्मेशन करते हैं। अगर सोडियम का सिलिकेट है तो सोडियम जियोलाइट फॉर्म करेगा, एल्युमिनियम सिलिकेट है Al2Si2O8। ठीक है, जस्ट लर्न है भाई, ये तो फॉर्मूला आपको याद होगा, आप लोग तभी टिक कर पाओगे। कुछ लर्निंग क्वेश्चन है उनके आप लोग चार्ट बनाते जाना, जो आप साथ के साथ एग्जाम दौरान प्रैक्टिस करके जाना एक दिन पहले, जो भी लर्निंग फॉर्मूला है। कुछ मेरे पास में चार्ट है, मैं आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ में आपको कुछ लर्निंग फॉर्मूले डायरेक्ट दे दूंगा कि मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे बहुत सारे हैं, इप्सम सॉल्ट क्या होता है, ऐसे बहुत सारे मेरे पास में फॉर्मूले हैं जो मुझे लगता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन पिक कर सकता है AMU। तो उस चार्ट को भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसने पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल रिएक्ट विद N2 टू फॉर्म नाइट्राइड। अब देखो दोस्तों, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो, आप लोगों को एस ब्लॉक की कुछ रिएक्शंस याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी रिएक्शन से AMU क्वेश्चन पिक करता है। देखो दोस्तों, जब भी एस ब्लॉक आप लोग पढ़ते हो, आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि एस ब्लॉक के मेटल अगर नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो दोस्तों क्या बनाते हैं, मेटल नाइट्राइड। क्या बनाते हैं, मेटल नाइट्राइड। ठीक है, पर देखो दोस्तों, अगर ये एल्कली मेटल में अगर ये मेटल लिथियम है तो लिथियम नाइट्रोजन के साथ में क्या करता है दोस्तों, रिएक्शन, और क्या बनाता है, लिथियम नाइट्राइड। ये बना दिया Li3N। अब आप कैसे जज करोगे, एक छोटी छोटी सी मिस्टेक और होती है बच्चों से, नाइट्राइड का मतलब होता है N के ऊपर 3- का चार्ज आना, तो लिथियम नाइट्राइड बना दिया। पर दोस्तों याद रखना, केवल लिथियम ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, बाकी इसके नीचे के सारे एलिमेंट, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ऑल द रेस्ट ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करके अजाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अजाइड। बहुत ही फेमस कंपाउंड है। अजाइड में क्या होता है, N3 के ऊपर सिंगल क्या आता है दोस्तों, माइनस आता है। इसका मतलब अगर मैं सोडियम की रिएक्शन N2 के साथ में कराऊं तो मुझे सोडियम अजाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, सोडियम अजाइड। और फॉर्मूला क्या होगा, N3 के ऊपर क्या आना चाहिए, माइनस, तो NaN3। ये क्या हो गया, सोडियम अजाइड। और दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है, ये जो अजाइड होते हैं ना, ये प्योर नाइट्रोजन गैस का सोर्स होते हैं। आप इनकी हीटिंग करो तो आपको प्योर नाइट्रोजन मिलती है, प्योर नाइट्रोजन गैस। इसलिए जब भी आप ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पे आप, जब भी आपको 15 ग्रुप पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे नाइट्रोजन के प्रोसेस में आपको बताया जाता है कि भैया अजाइड की हीटिंग करने पर हमको क्या मिलती है, प्योर नाइट्रोजन गैस मिलती है। एक बहुत अच्छी बात है जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। और वहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम बेरियम अजाइड की हीटिंग करें तो हमें क्या मिलेगा, तो दोस्तों हमें बेरियम अलग मिलता है और N2 नाइट्रोजन गैस अलग मिलती है। और ये नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट होती है, कई बार AMU में पूछा गया। ठीक है, तो इस वाली रिएक्शन को जो रिएक्शन का अच्छा पोर्शन होगा वहाँ से मैं बताऊंगा। देखो लिथियम जो है ना वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है पूरे एस ब्लॉक में। तो जो ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट देता है, नीचे वाले उसके जस्ट क्या देते हैं, उससे अलग प्रोडक्ट देते हैं। ये एनोमलस बिहेवियर में भी आप लोग उसे लिख सकते हो कि लिथियम नाइट्राइड बनाता है, बाकी नीचे के सारे एलिमेंट क्या बनाते हैं, अजाइड बनाते हैं। और अजाइड किसका सोर्स है भाई साहब, नाइट्रोजन गैस का सोर्स है। अजाइड की आप लोग हीटिंग करो तो क्या देते हैं, नाइट्रोजन गैस देते हैं। और मैं दोस्तों आपको बताऊँ नाइट्रोजन गैस देते हैं, अजाइड की और क्या प्रॉपर्टीज है, ये हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर भी होते हैं। हल्का सा इन पर फोर्स लगाने पर ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। हल्का सा आप लोग फोर्स लगा दो,
फोर्स लगा दो तो ये क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, एक्सप्लोर कर जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, हल्की सी हीटिंग लगाने पर ब्रेक कर जाते हैं। इसलिए आप लोग याद रखना, बुलेट के जो सबसे बैक वाले पार्ट में जो मटेरियल भरा होता है ना, जिससे हम ट्रिगर दबाते हैं और बुलेट एकदम फायर हो जाती है, उस ट्रिगर वाले पार्ट के एंडिंग मूवमेंट वाले पार्ट में अजाइड मटेरियल्स भरे जाते हैं, जो हल्के से फोर्स लगाने पर क्या हो जाते हैं, एक्सप्लोर हो जाते हैं और बुलेट को क्या दे देते हैं, स्पीड दे देते हैं आगे की तरफ। तो ये इतनी कहानी दोस्तों रिएक्शन से रिलेटेड आप लोग याद रखना। एएमई बीटेक में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड। मुझे पता है केवल लिथियम ही नाइट्राइड फॉर्म करेगा, बाकी सारे के सारे क्या करेंगे, अजाइड फॉर्म करेंगे। तो ये एक अच्छा सेक्शन था आपका ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए आपको इतना डिटेल में इसके बारे में बताया। इसका इस रिएक्शन का एक एक पॉइंट आपके लिए क्वेश्चन है एएमई बीटेक में, कहीं से भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे उतार लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एएमई बीटेक में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स वाटर। तो इसने कहा कि एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मेटल्स हैं वो वाटर के टूवर्ड्स वाटर, उनकी रिएक्टिविटी बताइए कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है। मैंने अभी आपको बताया कि टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है। जितना अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना ही अच्छा वाटर के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। इसका मतलब जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट होगा उसकी वाटर के साथ रिएक्शन उतनी ही अच्छी होगी। आप लोग देखो, हलीना की रब से फरियाद में सीजियम सबसे नीचे होता है, इसका मतलब सीजियम आपका क्या हो गया, ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक करके क्वेश्चनों को हाथ से निकाल देते हैं अपने, ठीक है। ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, सिंगल लाइन क्वेश्चन है। और मैं कुछ सेक्शन वो भी बताऊंगा जहां से एएमयू में प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेट विल हैव हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड हाईएस्ट आयनिक रेडियस। अब देखो दोस्तों, इसके ऑप्शन में मुझे कुछ डाउट है। मैंने जिस बुक से इस क्वेश्चन को पिक किया है एएमयू के पास्ट ईयर की से, मुझे लगता है शायद उस राइटर वहाँ से ही प्रिंट मतलब मिस प्रिंटिंग हो गई है इसके छपने में, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, इसने पूछा कि सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होगी। देखो दोस्तों, जब भी हम हाइड्रेशन एंथैल्पी पढ़ते हैं तो देखो एक चीज़ और सीखते जाओ, इससे ही क्वेश्चन बहुत आता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है कंप्लीटली कैटाइन के साइज पे। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटाइन, साइज ऑफ कैटाइन मतलब कैटाइन का साइज जितना दोस्तों छोटा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब अगर मुझसे कोई कह दे हलीना की रब से फरियाद एस ब्लॉक के मेटल्स में मुझसे पूछे हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो टॉप टू बॉटम जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी दोस्तों, डिक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर मेटल का क्या हो रहा है, साइज ऑफ कैटाइन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी दोस्तों किसकी होगी, लिथियम की। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे डायरेक्ट याद रखना, हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटाइन। इसका मतलब जब मैंने अपने ऑप्शंस जज किए तो पहला ऑप्शन दे रखा था सोडियम और लिथियम, मतलब जो पहले पे लिखा हुआ है वो आपका किसका ऑर्डर है, हाइड्रेशन एंथैल्पी का, और दूसरे का क्या है, हाईएस्ट आयनिक रेडियस। अब देखो दोस्तों, मुझे पता है सोडियम की कभी भी लिथियम से ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी हो नहीं सकती, किसकी है, लिथियम की। तो पहले ऑप्शन ये तो वैसे ही देखते में ही गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिथियम सबसे आगे था, सी ऑप्शन में भी नहीं था और डी ऑप्शन में भी नहीं था। इसका मतलब मैं एक चीज़ तो श्योर हो गया कि सबसे ज़्यादा जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो किसकी है, लिथियम की। और यहाँ तक मैंने अपना ऑप्शन इजीली जज कर लिया। पर देखो दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या करते हैं ये लोग, सीजियम पहले लिख दिया और सोडियम बाद में लिख दिया। आप लोग गौर से देखो, इन्होंने बाकी सब ऑप्शनों में क्या कर दिया, आपका ऑर्डर उल्टा सीधा कर दिया। बच्चा कंफ्यूज आता है, वो सोचता है सीजियम सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियस होगी, पर दोस्तों पिक कर रखना, पहले आपको हाइड्रेशन एनर्जी पकड़ना है फिर आयनिक रेडियस पकड़ना है। तो हाइड्रेशन एनर्जी तो देखो क्या सोडियम की ज़्यादा होगी ना, सबसे ज़्यादा होगी लिथियम की। तो जैसे ही मैंने लिथियम पकड़ा वैसे ही अपना मैंने सही ऑप्शन पढ़ लिया। आयनिक रेडियस तो आपको पता है, टॉप टू बॉटम जाने पर आयनिक रेडियस क्या होती है, आयनिक रेडियस बढ़ती है। आयनिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम आने पर रेडियस क्या होती है, आयनिक रेडियस इंक्रीज। इसलिए आसानी से मुझे पता चल गया कि रूबिडियम की क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अब रूडियम और सीजियम में क्या है, ये अपने आप में दोनों कि सीजियम की ज़्यादा होगी, पर सीजियम मेरा ऑप्शन में है ही नहीं। जहाँ पर आयनिक रेडियस में सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पे तो सीजियम लिखा हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड नंबर वाले ऑप्शंस को मैं नहीं बोल सकता, ठीक है नहीं। इसका मतलब इजीली मैंने ऑप्शन नंबर बी क्या कर दिया, जज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर सोर्स ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑल्सो आ डबल सॉल्ट। तो जो मेजर सोर्स हो किसका,
मैग्नीशियम का और क्या हो आपका डबल सॉल्ट हो। देखो आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हैं, दो टाइप के सॉल्ट होते हैं, एक तो होता है डबल सॉल्ट, एक होता है आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट क्या होते हैं, वो सॉल्ट जो जिन आयनों से मिलकर बने होते हैं, अगर मैं उनको उस सॉल्ट को बनने के बाद में अगर उस सॉल्ट को वाटर के अंदर डालूं, अगर वो सारे के सारे आयनों का टेस्ट दोबारा से पॉजिटिव दे दे, जिन दो सॉल्टों से मिलकर, जिन दो आयनों से मिलकर वो सॉल्ट बनता है, दो या दो से ज़्यादा आयनों से मिलकर बनता है, उन सारे आयनों का टेस्ट अगर एनालिटिकल टेस्ट वो सॉल्ट पास कर दे तो उस सॉल्ट को नाम दिया गया डबल सॉल्ट। अगर एनालिटिकल टेस्ट फेल हो जाए तो वही सॉल्ट बन जाता है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब देखो इसने कहा मैन्युफैक्चरिंग सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, आप लोग मेटलर्जी में पढ़ते हो कार्नेलाइट, KCl MgCl2 6H2O, ये कार्नेलाइट किसकी प्रोडक्शन में काम आता है, मैग्नीशियम की प्रोडक्शन में काम आता है। आप आसानी से इस ऑप्शन को टिक कर सकते थे। और अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डबल सॉल्ट के दो एक एग्जांपल भी पढ़े होते हैं तो देखो बड़े फेमस से एग्जांपल है, ये आपको पढ़ाया जाता है। फिटकरी का फॉर्मूला आपको, पोटास एलम का भी फॉर्मूला आपको वहाँ पर पढ़ाया जाता है, ठीक है नहीं। डबल सॉल्ट के फॉर्मूला, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला भी आप लोगों को वहाँ पर पढ़ाया जाता है। ये सब डबल सॉल्ट के अंदर आते हैं। अगर आपका एक बार भी जस्ट रफ रिवीजन है तब भी आप इस ऑप्शन को क्या लगा देते, सही लगा देते। बाकी इनमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो टिक करने लायक था। ऑप्शन नंबर डी आपका आसानी से सही हो गया। इसने पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ऑफ द फॉलोइंग, इसने क्या कहा, सारे मेटल्स के क्या ले ले, हाइड्रोक्साइड। थोड़ी सी चीज़ें दोस्तों फिर रिपीट करता हूँ। देखो होता क्या है, जब भी एस ब्लॉक के मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, जब भी एस ब्लॉक के मेटल आपको क्या बताया, वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, तो आप लोग याद रखना हमेशा हाइड्रोक्साइड बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। हमेशा क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड क्या बनाते हैं, साथ के साथ हाइड्रोक्साइड बनाने की ये लोग क्या रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं। हाइड्रोक्साइड बनाते जाते हैं, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोक्साइड बनाते जाते हैं। सोडियम की रिएक्शन कराओगे तो ये भी क्या कराएगा, वाटर के साथ मिला के क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो टॉप टू बॉटम आने पर इस हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ का आपसे पूछा कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप इन्हें, अब पता नहीं मुझे आप किस तरीके से करते हो, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में एक चार्ट पढ़ाया था। मैंने कहा था आपसे कोवेलेंट करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है बेसिक स्ट्रेंथ, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। उस वीडियो में आप लोग देखकर डिटेल में बताया था ऐसे क्वेश्चनों को। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है आपकी बेसिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब इसमें से जिस हाइड्रोक्साइड की कोवेलेंट स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, इसका मतलब उसका जो ऑक्साइड है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे कम। इसका मतलब इसमें जिसकी कोवेलेंट करेक्टर सबसे कम, इसका मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। और कोवेलेंट करेक्टर को डिटरमाइन कराने के लिए दोस्तों मैंने बताया था यही CC का मतलब है, कोवेलेंट करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, कि जिसका चार्ज ज़्यादा उसका कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा। और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज ऑफ एनाइन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है यही कोवेलेंट करेक्टर साइज ऑफ कैटाइन के। तो अगर मुझे ये जज करना आ गया कोवेलेंट करेक्टर, तो मैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दूं। और मैंने कहा था ये पूरा का पूरा चार्ट दोस्तों किन किन चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है। ये चार्ज एप्लीकेबल है, हाइड्रोक्साइड के लिए एप्लीकेबल है, ऑक्साइड के लिए अवेलेबल है, हैलाइड के लिए अवेलेबल है, और हाइड्राइड के लिए अवेलेबल है। इन 4 केसेस में आप लगा सकते हो। मैंने हाइड्रोक्साइड देखा, मैं तुरंत समझ गया, मुझे तो यही चार्ट लगाना है। अब कोवेलेंट करेक्टर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, सब पे चार्ज +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो चार्ज से तो डिफरेंशिएट ही नहीं हुआ। फिर मैंने देखा साइज ऑफ एनाइन, एनाइन का साइज OH- सब में सेम है यार, तो साइज ऑफ एनाइन से भी नहीं हुआ। फिर मैंने देखा साइज ऑफ कैटाइन, टॉप टू बॉटम जाने पर कैटाइन का साइज बढ़ता है, और जैसे जैसे कैटाइन का साइज बढ़ेगा कोवेलेंट करेक्टर कम हो जाएगा, और कोवेलेंट करेक्टर कम होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग बेस पूछा, इसका मतलब जिसमें एनाइन का साइज सबसे बड़ा होगा, कैटाइन का साइज सबसे बड़ा होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि कैटाइन का साइज बढ़ने से कोवेलेंट करेक्टर घट गया, और कोवेलेंट करेक्टर घटने से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ गई, तो आपका सीजियम हाइड्रोक्साइड बढ़ गया। दोस्तों इन्हें ऐसे भी याद रखते हैं कुछ बच्चे कि हाइड्रोक्साइड टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, डायरेक्ट ऐसे ही याद रखते हैं। अगर आप ऐसे भी याद है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप ऐसे याद रखना चाह रहे हो तो भी। एक क्वेश्चन दोस्तों फिर बहुत अच्छा पिक किया मैंने कार्बाइड के सेक्शन से, और देखो आपको डिटेल में कार्बाइड पढ़ाता हूँ मैं। यहाँ से AME BTech में हर 2 साल के अंदर मैंने एक क्वेश्चन देखा, किस सेक्शन से, कार्बाइड के सेक्शन से। देखो कैसे आता है, आपसे पूछा द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम इन कैल्शियम कार्बाइड, कि कैल्शियम कार्बाइड के अंदर कौन कौन से टाइप के बॉन्ड होंगे। दोस्तों इस कार्बाइड के सेक्शन को तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। देखो आपको मेनली 4 कार्बाइड पढ़ने हैं। देखो कौन कौन से, जब भी बेरिलियम कार्बन के साथ में रिएक्शन करता है तो बेरिलियम कार्बाइड बनाता है Be2C, पहला कार्बाइड है आपका बेरिलियम का, ठीक है दोस्तों। दूसरा कार्बाइड है आपका मैग्नीशियम का, Mg2C3 की फॉर्म में बनता है। जैसे बनना है वैसे याद रखना आप लोग, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बनता है। तीसरा है आपका कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 की फॉर्म में बनता है। चौथा कार्बाइड है आपका एल्यूमिनियम कार्बाइड, Al4
C3 की फॉर्म में बनता है, ऐसे बनता है ये कार्बाइड। अब देखो दोस्तों, ये कार्बाइड टूटता है Be2, ये टूटेगा कैसे, 2Be2+, टूटा कैसे, देखो थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ, 2Be2+ प्लस कार्बाइड पे कितना आया 4 माइनस, ये कार्बाइड कैसे टूटेगा 2Mg2+ और प्लस का C3 के ऊपर कितना आएगा 4 माइनस है। कैल्शियम कार्बाइड में कैसे टूटेगा Ca2+ प्लस C2 2+, C2 के ऊपर कितना आएगा 2 माइनस, क्योंकि कैल्शियम का 2 प्लस तो 2 माइनस। एल्युमिनियम कार्बाइड को आप लोग तोड़ के याद नहीं रखना, इसमें डायरेक्ट एंड में C4 माइनस, मैं तुम्हें बताऊंगा इसको कैसे रट लेना आराम से। अब ये कार्बाइड यार बहुत पूछे गए, इनमें पूछता है कि इन कार्बाइड के अंदर कितने सिग्मा और कितने काई बॉन्ड है। तो देखो बेरिलियम के कार्बाइड तो अकेला कार्बन है, इसके अंदर ना तो कोई सिग्मा है या किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 0 सिग्मा 0 पाई, 0 सिग्मा और 0 पाई। कैल्शियम कार्बाइड का जो कार्बाइड है वो है C3 माइनस, तो इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसी होती है, C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और एक तरफ 3 माइनस और एक तरफ सिंगल माइनस, ये है कैल्शियम का मैग्नीशियम का कार्बाइड। अब इस मैग्नीशियम के कार्बाइड में देखो इस ट्रिपल बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 पाई हो गए, 1 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, इसका मतलब इसके अंदर 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। दूसरी बात कैल्शियम का कार्बाइड कैसे है, C ट्रिपल बॉन्ड C, 1 माइनस इधर 1 माइनस इधर। दोस्तों इसमें ये क्या है, एक तो सिग्मा है और आपका 2 पाई है। AMU बीटेक ने यही पूछ लिया कि कैल्शियम कार्बाइड के कार्बाइड में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। आप लोग 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन दोस्तों मैं इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ आपको ये टॉपिक पूरा डिटेल में आए। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो कार्बाइड हैं उनके कार्बाइड में ही कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है। किसी का भी कार्बाइड दे सकता है, बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का या फिर आपका एल्यूमिनियम का, किस कार्बाइड के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड अवेलेबल हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ सकता है, तो आपने ये बता दिए। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछता है कि कैल्शियम कार्बाइड के कार्बाइड को वाटर के अंदर डालें तो कौन सी गैस निकलेगी। देखो कितना है 4 माइनस, एक एक करके पकड़ना। अगर इस 4 माइनस पे दोस्तों मैंने वाटर डाला, H2O डाला, तो H जितने भी माइनस है उन्हें H से फिलअप करो, तो क्या निकला CH4। इसका मतलब बेरिलियम कार्बाइड के कार्बाइड को अगर वाटर में डालेंगे तो मीथेन गैस निकलेगी। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेरिलियम कार्बाइड के कार्बाइड को वाटर में डालेंगे तो मीथेन गैस निकलेगी। मैग्नीशियम कार्बाइड के कार्बाइड को भी अगर मैं वाटर डालूं तो जहां जहां पर वैलेंसी मुझे फिलअप करनी है, किससे करनी है, H से करनी है, तो यहाँ पे ये क्या बना CH3 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया CH। इसका मतलब इस गैस में क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, एल्काइन ग्रुप है, एथ मेथ प्रोप, तो गैस क्या होगी आपकी प्रोपाइन। कौन सी गैस निकलेगी, प्रोपाइन गैस निकलेगी। नाम याद रखना, कैल्शियम कार्बाइड के कार्बाइड को AMU बीटेक में पूछा हुआ है, अगर इसको वाटर में डालना है तो कौन सी गैस निकलेगी, वाटर के अंदर डालोगे तो देखो आपका बना CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन गैस, क्या बोलते हैं, एसिटिलीन गैस। अरे समझ रहे हो, एसिटिलीन गैस क्या होती है आपकी, निकलती है। इसका बड़ा फेमस सा नाम है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एसिटिलीन गैस क्या होती है आपकी, निकलती है। दोस्तों इस चीज़ को आप पूरा ढंग से याद रखना कि एसिटिलीन गैस निकलती है। ये सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे पूछ सकता है कार्बाइड ही कैसे होंगे, तो भैया कार्बाइड की लोकेशन ये है। ऐसे ही एल्यूमिनियम कार्बाइड के कार्बाइड पर अगर वाटर डालेंगे दोस्तों तो ये बनेगा CH4। अब आप मुझसे कहोगे भैया इनको तो आपने ऐसे तोड़ तोड़ के बताया, इसको तोड़ के कैसे नहीं बताया, तो दोस्तों ये इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, पता नहीं कैसी कैसी फॉर्म में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं कि करना तो इसे भी ऐसे चाहिए था MgCO2 पर, ये जैसे एग्जिस्ट करते हैं वैसे। इसको देख के तोड़ने के बाद बच्चे को ऐसा लगता है ऐसे कर दो 4Al3+ और C3 के ऊपर कितना चार्ज लगाओगे 12 माइनस। दोस्तों ऐसे नहीं चलता इसके अंदर, इसके कार्बाइड को आप रट के रखना, क्या बनता है C4 माइनस और गैस कौन सी निकालता है CH4। और एक तरीके से आप और भी आ सकते हो कि बेरिलियम इज डायगोनली सिमिलर विद एल्यूमिनियम, तो बेरिलियम का कार्बाइड अगर मीथेन गैस निकालता है तो एल्यूमिनियम के कार्बाइड को वाटर में डालने पर ये भी कौन सी गैस निकालेगा, मीथेन गैस निकालेगा। आप लोग ऐसे भी क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों ये पूरा का पूरा कार्बाइड का, इसे रट के रखना। इसके किसी भी पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है, AMU एग्जामिनरों का फेवरेट टॉपिक है कार्बाइड। देख लेना आप प्रीवियस ईयर लगा के क्वेश्चन कहीं से भी उठा के क्या गला पूछ लेता है। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन और रह गए, उन्हें भी सॉल्व करते हैं, उतार लो इसे।
आप लोग थ्योरेटिकल पोर्शन जो जो चीज़ें मैं आपको जो ट्रिक टेक्निक साइड में कराता हूँ ना, क्वेश्चन तो आपके पास में बुक होगी, आप लोग देख सकते हो, पर ये चीज़ें आपको चुन चुन के जो मैं लेके आ रहा हूँ, इनको अलग से नोटबुक बनाओ और उसमें लिखना स्टार्ट कर दो सारी, जैसी मैं PYQ सीरीज करा रहा हूँ, सारे के सारे टॉपिकों को नोट करो और इनको साथ के साथ रिवाइज करते हैं ना, क्योंकि दोस्तों देखो इन्हीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। आप कितना एस ब्लॉक पढ़ रहे हो, बहुत सारी थ्योरी पढ़ रहे हो, बहुत सारी रिएक्शन पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्वेश्चन तो इन चुनिंदा टॉपिकों से पूछे जा रहे हैं, तो इन टॉपिकों को सबसे पहली प्रायोरिटी रखो अच्छा करने की, उसके बाद में आप जितनी एक्स्ट्रा हार्डवर्क कर सकते हो वो आप अपनी तरफ से करते रहो। उतार लो दोस्तों से। ठीक है दोस्तों, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखो एएमयू में और क्या क्वेश्चन पूछा गया, एएमयू में क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इस वैरायटी के आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर देखने को मिलते हैं, 4 स्टेटमेंट दे देता है और कहता है उनमें से फॉल्स स्टेटमेंट आप लोग बताइए। अब देखो इन चीजों की, इन क्वेश्चनों की खास बात ये होती है कि दोस्तों अगर आपको एक ऑप्शन भी ऐसा मिल गया ना जिसमें आप 100% श्योर हो, तो आपका कहीं ना कहीं तक काम चल जाता है। और इन क्वेश्चनों में ऐसे ही ऑप्शन मिलते हैं कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जस्ट सिंगल लाइन क्वेश्चन हो जाता है और आपको लगा भैया इतना आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछा कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है और सारे एस ब्लॉक के मेटल्स के ऊपर स्टेटमेंट थे। सबसे पहला स्टेटमेंट था लिथियम इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मैं भी ये मान के चलता हूँ कि आपको जस्ट थोड़ी बहुत तरफ नॉलेज है। पहला स्टेटमेंट पढ़ा, जाने दिया। दूसरा पढ़ा सोडियम इज अ एम्फोटेरिक इन नेचर, बस यहीं पे दिमाग घूम गया। दूसरे ऑप्शन में लिख रहा है सोडियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर। मैंने आपको पूरी की पूरी प्रोडक्ट टेबल पढ़ाई है, मैंने आपको सारे के सारे एम्फोटेरिक पढ़ाए हैं। एस ब्लॉक में तो कोई एम्फोटेरिक है नहीं पहले ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में एम्फोटेरिक है बेरिलियम। तो आप लोगों को ये पता है कि सोडियम कभी भी एम्फोटेरिक नहीं है। आपको तो फॉल्स स्टेटमेंट ऐसे ही मिल गया जस्ट थोड़ी सी ही नॉलेज से। पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, बाकी के सारे स्टेटमेंट भी तुम्हें आने चाहिए। पहला स्टेटमेंट था लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा एक क्वेश्चन एएमयू बीटेक में मैंने इसी सीरीज में आपको पहले करा चुका हूँ। मैंने आपसे कहा था इनमें से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और मैंने ऑप्शन का आंसर लगवाया था लिथियम। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, मेटल का साइज बढ़ता है, उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, अच्छी खासी हो जाती है। तो उसका रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। और लिथियम भी कैसा है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि भाई ये मेटल है, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, पहला ऑप्शन सही है। लिथियम इज प्लस इज एक्सेप्शनली स्मॉल साइज। हाँ, लिथियम का साइज क्या होता है, छोटा होता है, जाहिर सी बात है। एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा था दोस्तों, ऑल एल्कली मेटल गिव ब्लू सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। एल्कली मेटल की एक बहुत ही बेस्ट टॉप क्लास प्रॉपर्टीज है दोस्तों कि अगर मैं एल्कली मेटल्स को लिक्विड अमोनिया के सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करूं तो एक डीप ब्लू कलरेशन का क्या मिलता है मुझे, कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी वजह से क्या बनता है, डीप ब्लू जो है कलरेशन मिलती है मुझे, क्या किसकी, सॉल्यूशन की। इस सॉल्यूशन का जो डीप ब्लू कलर आता है वो आता है सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब देखो मैं कोशिश करता हूं दोस्तों आप लोगों को इस चीज को ज्यादा डिटेल में ना बताने की, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेंस और एडवांस लेवल का टॉपिक है, जिसमें होता क्या है कि एल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया के X+Y मॉलिक्यूलों के साथ में कनेक्ट होके दोस्तों कुछ इस टाइप की रिएक्शन देते हैं। अगर आपने कभी ये रिएक्शन देखी भी हो एग्जाम में, कभी अपनी कॉपी में पढ़ी हो, देखो रिएक्शन क्या मिलती है, रिएक्शन मिलती है X मेटल पे X+ है तो मेटल प्लस का कुछ X NH3 मॉलिक्यूलों के साथ में कंबाइन हो जाता है। कितने मॉलिक्यूलों के साथ में, एक, और ये प्लस यहाँ पे ना लगा के मैं कहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे। और ये मेटल जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं YNH3 मॉलिक्यूलों के साथ में कंबाइन होकर एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव ये बनाते हैं। इसे कहते हैं सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये डीप ब्लू कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। डीप ब्लू कलर के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है, ये। और ये जो सॉल्यूशन बनता है ना दोस्तों कि एस ब्लॉक के एल्कली मेटल्स को लिक्विड अमोनिया के अंदर डिसॉल्व करने पे, देखो अमोनिया जो लिक्विड बनती है वो करीब -30 डिग्री सेल्सियस के आसपास अमोनिया क्या मिलती है, लिक्विड फॉर्म में मिलती है। अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पे लेकर आओ तो रूम टेम्परेचर पर अमोनिया गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो -30 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होती है और ये एक डीप ब्लू कलर का क्या मिलता है मुझे, कॉम्प्लेक्स मिलता है। बहुत फेमस है, मैं इसके बारे में दोस्तों और भी बहुत ज्यादा कुछ बोल सकता हूँ, मुझे पता है मैं इसके ऊपर कितना बोल सकता हूँ, करीबन 20 से 25 मिनट बोल सकता हूँ, लेकिन आपको इतना ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे एएमयू बीटेक में जस्ट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा, यही पूछ लेगा कि लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन में एस ब्लॉक के एलिमेंट को डिसॉल्व करो तो कलर कैसा बनता है। तो दोस्तों याद रखना डीप ब्लू कलर की फॉर्मेशन होती है और ये डीप ब्लू कलर सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की किसकी वजह से होता है, सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इस कलर इस मतलब कंपाउंड का
आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज करते हो बर्च रिडक्शन में, ठीक है नहीं, बर्च रिडक्शन में एल्काइन से एल्कीन तक लाने के लिए आप कभी कभी इन सॉल्यूशंस का क्या करते हो, यूज करते हो। ये तो आप जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, आप केवल इतना याद रखना। अब देखो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा मैंने, अमंग LiCl, RbCl, BeCl2 एंड MgCl2 द कंपाउंड विच इज ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट आयनिक करेक्टर रेस्पेक्टिवली। मुझे 4 कंपाउंड दे दिए, हैलाइट दे दिए, इसमें मुझसे ये पूछा कि इनमें कौन सा सबसे ज्यादा आयनिक नेचर शो करेगा और कौन सा सबसे लो आयनिक नेचर शो करेगा, कौन सा लीस्ट आयनिक है, कौन सा ग्रेटेस्ट आयनिक है। देखो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे जो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आपको ट्रिक बताई। मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में एक चार्ट पढ़ाया, मैंने बताया कि भैया इतना हेल्प करने वाला है ये चार्ट आपका कि आप बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। देखो मैंने आपको चार्ट क्या बताया, मैंने आपको बताया कि कोवेलेंट करेक्टर निकालना सीख लो आप, कोवेलेंट करेक्टर। अब मैंने बताया कि भैया ये कोवेलेंट करेक्टर आप लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज। अगर किसी भी कंपाउंड पे चार्ज ज्यादा है तो उसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, या यही कोवेलेंट करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज ऑफ एनाइन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज ऑफ कैटाइन। बस दोस्तों ये बात मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखी है। और मैंने कहा जिसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा उसका आयनिक करेक्टर कम। मुझसे आयनिक करेक्टर ही पूछा गया है तो मैं निकालूंगा कैसे, कोवेलेंट करेक्टर से। मैंने सारे कंपाउंड लिखे यार, ये वाले मैंने लिखा, पहला देखा मैंने कहा LiCl है, दूसरा देखा मैंने RbCl है, तीसरा देखा मैंने MgCl2 है आपका, और चौथा कंपाउंड देखा मैंने BeCl2 है। मैंने देखा अगर मैं इसे तोड़ूं तो ये टूटेगा Li प्लस और Cl माइनस, इसे तोड़ूं तो ये टूटेगा Rb प्लस Cl माइनस, इसे तोड़ूं तो ये टूटेगा Mg2 प्लस और Cl माइनस, इसको तोड़ूं तो ये टूटेगा Be2 प्लस प्लस Cl माइनस। देखो दोस्तों इतना तोड़ दिया। अब मैंने देखा इन सब में कोवेलेंट करेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो कोवेलेंट करेक्टर उसका ज्यादा होगा जिसपे चार्ज ज्यादा है। तो मैंने देखा यार चार्ज तो 2 मॉलिक्यूलों पे जाता है, एक तो Mg2 प्लस पे, एक Be2 प्लस पे। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि इन दोनों के अंदर कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो मैं कोवेलेंट करेक्टर्स को निकालूंगा फिर आयनिक करेक्टर कंपेयर करा दूंगा, मुझे पता चला इन दोनों में कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। अब चार्ज का फैक्टर तो यार दोनों के लिए सेम हो गया। तो अब आते हैं साइज ऑफ एनाइन, तो दोनों में सेम है। अब आए साइज ऑफ कैटाइन, तो मुझे पता है बेरिलियम के नीचे क्या आता है आपका मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम का साइज ज्यादा है। अगर मैग्नीशियम का साइज ज्यादा है तो इसका कोवेलेंट करेक्टर क्या है, कम। मैग्नीशियम का कोवेलेंट करेक्टर क्या है, कम। अगर मैग्नीशियम का कोवेलेंट करेक्टर कम है तो इसका आयनिक करेक्टर क्या हो गया, ज्यादा। देखो मैंने क्या बताया, चार्ज तो यार दोनों पे सेम है, चार्ज क्या है दोनों पे सेम। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, बेरिलियम का, देखो बेरिलियम का कैटाइनिक साइज क्या है, बेरिलियम का कैटाइनिक साइज कम है किससे, मैग्नीशियम से। बेरिलियम का कैटाइनिक साइज क्या कम है, मैग्नीशियम से। इसका मतलब जिस कैटाइन का साइज कम उसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा। इसका मतलब मैग्नीशियम और सॉरी बेरिलियम में बेरिलियम का कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा। और एक चीज मुझे समझ में आ गई, जिसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा उसका आयनिक करेक्टर सबसे कम। इन सब मॉलिक्यूलों में सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर BeCl2 का। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया भैया, लीस्ट आयोनिक। तो मैंने इसी छोटी सी बात पे जज करना स्टार्ट किया कि किस किस ऑप्शन में लीस्ट आयनिक दे रखा है। सबसे पहले ग्रेटेस्ट देन लीस्ट, तो दूसरे ऑप्शन पे बी होना चाहिए, Be और Be। तो मैंने देखा भैया मेरा ऑप्शन नंबर 1 कट गया और मेरा ऑप्शन नंबर C भी कट गया, क्योंकि लीस्ट आयनिक क्या है। अब चलते हैं जिसका कोवेलेंट करेक्टर सबसे कम होगा, मुझे एक चीज पता है उसका आयनिक करेक्टर सबसे ज्यादा होगा। कोवेलेंट करेक्टर डायरेक्टली चार्ज पे डिपेंड करता है, इसका मतलब जिसका चार्ज कम उसका कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, कम। अब मैंने देखा इन दोनों पे तो चार्ज ज्यादा था, इन दोनों में चार्ज कम, लिथियम पे और Rb पे, दोनों पे +1 तो इन दोनों में से किसी एक का कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, सबसे कम। अब मैंने देखा चार्ज तो दोनों पे सेम हो गया। अब साइज पे, जैसे जैसे कैटाइन का साइज बढ़ेगा कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब Rb का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कोवेलेंट करेक्टर क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब Li प्लस में और Rb प्लस में Rb प्लस सबसे कम कोवेलेंट इस पूरे के अंदर। अगर ये सबसे कम कोवेलेंट, इसका मतलब सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट क्या हो गया, आयोनिक। ग्रेटेस्ट कैसा हो गया, आयनिक इन नेचर। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों ये चार्ट आपको ऐसे ही आने चाहिए और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को ऐसे ही करने आने चाहिए। भाई साहब ये सेम वैरायटी के क्वेश्चन इस चार्ट से कम 50-100 वैरायटी के क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हो अगर आप लोगों को चार्ट गया है, क्लियर है।
ठीक है, ये आपके दो क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। यार कितनी छोटी सी बात है, मैं आप लोगों को इसी लेक्चर में पहले भी करा चुका हूँ कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती है, He इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है साइज ऑफ कैटाइन की, साइज ऑफ कैटाइन। इसको एनायन से कोई लेना देना नहीं है, आप कैटाइन देखो बस समझना। मैं ऑप्शन में गया, मैंने ऑप्शन में कैटाइन देखा, यहाँ पे आया भैया Mg2+, सही है नहीं। फिर मैंने देखा यहाँ पे आया Ca2+, फिर मैंने देखा यहाँ पे आया Ba2+, और यहाँ पर आया Sr2+। मुझे पता है जिसका साइज सबसे कम होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। साइज सबसे कम किसका, मैग्नीशियम का, इसका मतलब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या, सबसे ज्यादा। चार्ज का भी फैक्टर मतलब कंसीडर करना आप लोग, चार्ज का फैक्टर भी, जिसका चार्ज ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। फिर दूसरा फैक्टर क्या, साइज का। चार्ज तो सब पे सेम है, तो हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा, जिसकी आयनिक रेडियस क्या हो, कम हो। जिसका कैटायन का साइज जितना कम होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। आपका ऑप्शन नंबर 1 सिंगल लाइन क्वेश्चन आप यहीं भी बेटे। अब इधर वाले क्वेश्चन देखो आप लोग, इसको मिटाते हैं सब क्वेश्चन को। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों एएमयू में, सिंपल सा। आप लोगों से पूछा सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग किससे करते हैं। मैंने आपको बताया कास्टनर कैलनर सेल से क्या होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग होती है। नेशनल सेल से क्या होती है, नेशनल सेल से आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैंने देखा यार ऑप्शन सी डायरेक्ट ही दे रखा था। सॉल्वे प्रोसेस से मैंने आपको बताया Na2CO3 का क्या होता है प्रोडक्शन। हेबर प्रोसेस से क्या बनती है आपकी NH3। इवेपोरेटिव प्रोसेस तो हमारे एस ब्लॉक में है ही नहीं कोई, तो कास्टनर कैलनर सेल से हम किसका प्रोडक्शन करते हैं, NaOH का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। सिंगल एक लाइन आंसर था। देखो दोस्तों ये एक रिएक्शन से क्वेश्चन फिर पूछा गया एस ब्लॉक में, और आप लोग स्टार लगा कर लेना। देखो मैं आप लोगों को ना दोस्तों एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी इंपोर्टेंट रिएक्शन रखूंगा। मुश्किल से 20 से 25 मिनट की एक वीडियो बनाऊंगा। जितनी मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, जहां से मुझे उम्मीद लगती है, जैसे मैं अपने टाइम पे जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने करीब 20 से 25 रिएक्शन लिख रखी थी अपनी साइड में कॉपी में। मुझे लगता था यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों मैं जब 2020 के पेपर में बैठा ना, तो मेरे उन्हीं 20-25 रिएक्शन में से एक क्वेश्चन मुझे रिएक्शन का डायरेक्ट मिला, जो मैंने पढ़ी थी HNO3 की रिएक्शन। मुझे लगता था कि HNO3 सेक्शन एक ऐसा है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और मैं एग्जाम में बैठा मुझे वहां से क्वेश्चन मिला जाता, तो एक लाइन में आंसर बता दिया। ऐसे ही मैंने ये रिएक्शन भी उस टाइम पे अपने जोन में रख रखी थी, मुझे लगता था क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। देखो होता क्या है, एस ब्लॉक में डाइल्यूट NaOH की रिएक्शन बहुत फेमस है। ये जो कंपाउंड आपने मैन्युफैक्चर किया है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ब्लॉक के अंदर आप इसकी रिएक्शंस पढ़ते हो। अब देखो इसकी एक बहुत फेमस रिएक्शन है कि हेलोजन की जब भी रिएक्शन आप बेसिक मीडियम में कराते हो, इस चीज को आप लोग रट के रखना कि जब भी मैं सिंपल लेके चलता हूं, मैं नहीं लिखता ये रिएक्शन, जनरल लिखता हूं। हेलोजन को रिप्रेजेंट करता हूं X2 से, कि आप जब भी हेलोजन की रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराते हो, कैसे में कराते हो, बेसिक मीडियम में, तो ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन बनती है। कैसी रिएक्शन बनती है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बनती है, ठीक है। कि हेलोजन क्या करते हैं बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं। अब देखो दोस्तों करते कैसे हैं, X2 जब भी OH माइनस के साथ में रिएक्शन करेगा तो आपका प्रोडक्ट बनाएगा, सबसे पहले बनाएगा X माइनस, प्लस आपका बना सकता है OX माइनस, और प्लस आपका H2O, ठीक है। और यही अगर आपका कैसा है, यहाँ पे लिख लेना, जब आपका बेस कैसा है, डाइल्यूट है, और जब आपका बेस कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है। कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड, तो यहीं पर ये बनाता है X माइनस अगेन, प्लस का ये बनाता है XO3 माइनस, और प्लस का क्या बनाता है, H2O। देखो इसको कहते हैं हाइपोहेलस आयन, इसको कहते हैं हैलेट आयन, इसको क्या कहते हैं, हैलेट आयन। इन जनरल है, अगर आपका बेस डाइल्यूटेड है तो प्रोडक्ट ये बनेगा, अगर आपका बेस कॉन्सेंट्रेटेड है तो प्रोडक्ट ये बनेगा। अब देखो इसी रिएक्शन को दोस्तों यहाँ पे अरेंज कर दिया। इन्होंने X2 की जगह पर तो रख दिया Cl2, और दोस्तों बेस की जगह पर रख दिया NaOH, और दोनों कंडीशन रखी। एक बार इन्होंने रखा NaOH को कोल्ड और डाइल्यूटेड, एक बार रखा कॉन्सेंट्रेटेड।
तो एक बार भैया इसको क्या लिया, डाइल्यूट, मुझे पता है अगर डाइल्यूट लिया तो x माइनस, तो प्रोडक्ट बनता है दोस्तों NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट दोस्तों जब ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो डायरेक्ट NaCl फिक्स है प्लस NaClO3 प्लस H2O। इसका मतलब देख लो यहाँ पे इसको क्या लिया x और इसको y, x पूछा तो आपका x क्या हो गया NaOCl, सिंपल सा, और ये क्या हो गया आपका y। एक लाइन में आंसर, x क्या होना चाहिए आपका NaCl और y क्या होना चाहिए NaClO3, ये आपका बन गया। इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्या है क्लोरस, सोडियम हाइपोक्लोरस, और ये क्या होगा सोडियम क्लोरेट, सीधा सीधा सा नाम, हैलेटाइन है सोडियम क्लोरेट, इसका नाम हो गया आपका सोडियम हाइपोक्लोरस, और ये क्या हो गया सोडियम क्लोरेट। अब आप इस रिएक्शन के सारे प्रोडक्ट लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई ये जो क्लोरेट वाली रिएक्शन है, कि भैया जब भी हेलोजन बेसिक मीडियम में आते हैं तो क्या करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं। और ये दोस्तों एक अच्छा सेक्शन है, इसे याद रखना। यहाँ पर x आप Cl Br और I लेना, क्योंकि अगर आप x की जगह पे अगर फ्लोरीन ले रहे हो तो केवल आपको यही वाला प्रोडक्ट बनेगा। उसका रीजन मैं ये बताता हूँ, क्योंकि फ्लोरीन की जो कोवैलेंसी होती है दोस्तों वो वन होती है, थोड़ी डेप्थ की बात है, फ्लोरीन की कोवैलेंसी वन होती है, वो इसी एसिड में एग्जिस्ट कर सकती है। अगर मैं कहीं यहाँ पे फ्लोरीन को ले दूंगा NaFO3, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे फ्लोरीन की कोवैलेंसी क्या करगी, एक्सटेंड करगी, इतना ही। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो 5, फ्लोरीन कभी भी +5 ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता, केवल क्या शो करता है -1 शो करता है, तो ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए याद रखना यहाँ पे हेलोजन की कंडीशन है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन नहीं है। फ्लोरीन केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, केवल इसके लिए एप्लीकेबल है, यहाँ पर x बराबर F हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिटेल नॉलेज थी। और दोस्तों ये पूरा का पूरा एमए बीटेक के लास्ट 20 ईयर के सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं, ठीक है। नहीं जितने भी क्वेश्चन मेरे पास से पॉसिबल हो सकते थे मैंने लास्ट 20 ईयर के सारे क्वेश्चन आपको एस ब्लॉक के कराए हैं। सारे टॉपिकों को अच्छे से रिवाइज रखना, जो जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं उन पर फोकस रखना और अपना रिविजन बहुत शार्प रखना। दोस्तों कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक तो आप लोग एस ब्लॉक की सारी रिएक्शन पढ़ के रखना। जो रिएक्शन लिथियम शो करता है उससे नीचे वाले जस्ट अलग शो करते हैं। लिथियम नाइट्राइड बनाता है, नीचे वाले सारे के सारे अजाइड बनाते हैं। ऐसे ही कुछ रिएक्शन में बेरिलियम कुछ शो करता है तो उससे नीचे वाले कुछ शो करते हैं। इसके बाद दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का याद रखना कि NaOH की प्रोसेस के लिए कास्टनर कैलनर सेल, नेल्सन सेल का यूज किया जाता है और सॉल्वे अमोनिया सोडियम प्रोसेस से Na2CO3 का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनती है, वो पी ब्लॉक का पार्ट है। आप इतनी सारी चीजों को याद रखने के बाद में थोड़ा सा रखना। देखो एक सेक्शन और है जहां से मुझे लगता है एएमए क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो दोस्तों क्या, इसको आप लोग उतार लो। देखो एक सेक्शन और है, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में अभी तक नहीं पूछा गया। जब भी एस ब्लॉक के मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो दोस्तों ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। अगर वो फर्स्ट ग्रुप का है तो M2O फॉर्म में बनाएगा। लेकिन दोस्तों बहुत ही फेमस है, लिथियम की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कराते हैं तो लिथियम ऑक्साइड बनाता है। जब सोडियम की रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं तो सोडियम परऑक्साइड बनाता है। और इससे नीचे सारे के सारे जितने भी हैं रेस्ट, अगर इन सब की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये सब सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। दोस्तों ये सब क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अगर मैं इस ऑक्साइड को वाटर के अंदर डालूंगा तो क्या बनेगा, इसको वाटर के अंदर डालूंगा तो क्या बनेगा, और इसको अगेन वाटर के अंदर डालूंगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑक्साइड है तो डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड बना दो, डायरेक्ट क्या बना दो, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड हर केस में बनेगा, पर हर केस में बेटा साथ के साथ वाटर भी बना निकालते जाओ। H2O NaOH, अगर पर ऑक्साइड है तो पर ऑक्साइड भी बनाओ, H2O2। अगर सुपर ऑक्साइड है तो आप लोग क्या करो, NaOH भी बनाओ, H2O2 भी बनाओ और साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकालो। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई सभी, इस सेक्शन से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। और आप लोग एक बार डाइल्यूट NaOH की सारी रिएक्शन जरूर पढ़ना दोस्तों, बहुत फेमस है इसकी कि कोई भी रिएक्शन तुम्हारे एग्जाम में फंस सकती है। जेईई फर्स्ट ईयर में बहुत फेवरेट टॉपिक है डाइल्यूट NaOH की रिएक्शन। तो ये सारी की सारी बातें थी दोस्तों जो मुझे आप लोगों को बतानी थी एस ब्लॉक में। अब नेक्स्ट वीडियो में अपनी पी ब्लॉक पे लेकर आऊँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जितनी भी मेरी तरफ से दोस्तों आप लोगों की हेल्प हो सकेगी इस चैनल के थ्रू मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू गाइस।